हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आप लोग हमेशा देखते होंगे कॉमेडी वीडियोज, ठीक है? कोई मूवी देख लेते होंगे, कॉमेडी रील्स देखते होंगे, लेकिन आज जो आप लोगों के लिए है, स्पोकन का जो क्लास करा रहे थे, बीच में अब थोड़ा वोकेबलरी का क्लास हो रहा है। जब तक आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है, तब तक आपको काफ़ी परेशानी होती है इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश को लिखने में और इंग्लिश को स्कोर करने में। तो इस वीडियो लेक्चर में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। एक एक चीज सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया से मिलेगा। जो सुनिएगा जिंदगी के अंतिम सांसों तक याद रहेगा। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं। सुनिए, सीखिए और समझिए। आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए, आज है आप लोगों के लिए क्या, जो क्लास है वोकेबलरी का है। उससे पहले एक लाइन है, व्हेन यू चेंज योर थॉट्स। जब आप अपने विचार को, अपने सोच को बदलते हैं, रिमेंबर, याद रखिए, टू ऑल्सो चेंज योर वर्ल्ड। जब आपका विचार बदलता है तो आप अपने दुनिया को भी बदल देते हैं। कैसे? कहा गया है कि मनुष्य अपने विचारों से उत्पन्न एक प्राणी है। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। वह जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अब ये मत सोच लीजिए, आप सपना में सोच लीजिएगा कि हम करोड़पति बन गए तो सुबह में आप करोड़पति बन जाइएगा, जैसे उठे तो एकदम जगे तो पूरा रूम पैसों से भरा हुआ। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, जब सोचते हैं, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, अपने गोल को निर्धारित करते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपने सोच को अपने एक्शन में, अपने कार्य में बदलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। जब मेहनत करता है आदमी, तो फिर उसको वही चीज प्राप्ति होती है जिस चीज के लिए वो पहले सोचा था। इसलिए जब आप अपने विचार को बदलते हैं, सोचते हैं, तो ठीक है, तो आपका भविष्य भी बदलता है। और अगर आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं, तो आप खुद हैं जो कि बदल सकते हैं। दुनिया में कोई और नहीं बदल सकता है। अगर यही चीज अगर करना है तो जाकर आप एक बार दर्पण जो होता है ना, आईना, आईना, उसमें जाके देखिएगा। बहुत पुराना गाना था, सुने होंगे कि आईनों के 100 टुकड़े करके हम भी देखे हैं, 100 में भी तनहा थे और एक में भी अकेले हैं। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, सी इन द मिरर। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जाके दर्पण में देखिए। एक दर्पण में देखिएगा तो भी अकेले दिखिएगा, और 100 में देखिएगा तो भी अकेले दिखिएगा। आप जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो आपको खुद करना पड़ता है। बाद बाकी दुनिया में जितना भी आदमी है, वह एक माध्यम है। अगर आपका बिहेव अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, तो वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन करना आपको खुद ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलिए आगे की ओर बढ़िए। देखिए, आज जो वोकेबलरी है बहुत ही अच्छा अच्छा, ये किसको हमेशा आप जब कभी भी इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तो हमेशा ये यूज होता है। ठीक है जी, और इंग्लिश अगर एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्कोर करते हैं, तो वहां भी यूज होता है। खास करके जब आप क्लॉज टेस्ट बनाते हैं और सिनोनिम्स ऑन्टोनिम्स आता है, वहां भी देखिए। आज जो सुनिएगा हमेशा याद रहेगा। पहला वर्ड क्या है? इंडिवर। इंडिवर का मतलब होता है प्रयास या प्रयत्न। ये वर्ड नाउन है। क्या होता है? प्रयास या प्रयत्न। इसका सैनोनिम्स जो आप बचपन में पढ़े होंगे ना, पर्यायवाची शब्द, उसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सैनोनिम्स। अब देखिए क्या है, अटेम्प्ट का मतलब भी होता है प्रयास, है ना। ट्राई, ये तो हमेशा आदमी अगर कोई नहीं भी पढ़ा है, बातचीत में बोलता है, अच्छा नहीं हुआ, एक बार और ट्राई करो ना, हो जाएगा। लेकिन ट्राई का मतलब क्या होता है? प्रयास होता है। अगर आपको ये मालूम नहीं है, ट्राई तो हमेशा आदमी बोलबे करता है, लेकिन आपको लगता है थोड़ा बढ़िया इंग्लिश बोलना है, 5 आदमी के बीच में है जहाँ पे थोड़ा टैलेंटेड पर्सन सब है, तो थोड़ा कुछ स्टैंडर्ड लेवल का वर्ड यूज करिए। अटेम्प्ट यूज कीजिए, एंडिवर यूज कीजिए। स्ट्राइव का भी मतलब होता है प्रयास करना। ठीक है जी, तो आप अपने नॉलेज को इनहेंस कीजिए, और आपके नॉलेज को इनहेंस करने के लिए हम यहाँ पे हैं। सिर्फ आपको सुनना पड़ेगा, और सुनना क्या पड़ेगा? जो पढ़ाते हैं बस उसको सुनना पड़ेगा। तो क्या है? एंडिवर का मतलब प्रयास होता है और प्रयत्न होता है। इसके बदले में आप दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्या? अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का भी मतलब होता है प्रयास या प्रयत्न। ट्राई का भी मतलब होता है प्रयास या प्रयत्न, और स्ट्राइव का भी मतलब होता है क्या? प्रयास या प्रयत्न। इसी चीज को आप जब सेंटेंस में यूज कीजिएगा बोलते समय, तो वो कैसे होता है उसे देखिए। क्या है? ही मेड एन एंडिवर टू विन। उसने जीतने का प्रयास किया। ये सेंटेंस देखिए पास्ट टेंस में चला गया है ना। पास्ट टेंस में क्या होता है कि जब कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं जो बीते हुए समय की हो जाता है, ये नहीं है कि प्रयास करता है कि प्रेजेंट टाइम में कर रहा है। प्रयास किया, उन्होंने जीतने का प्रयास किया, है ना। उन्होंने खेलने का प्रयास किया, उन्होंने पढ़ने का प्रयास किया, है ना। कितना सारा चीज आप बोल सकते हैं। ही मेड एन एंडिवर, तो यहाँ पे एंडिवर का यूज हुआ है। ही मेड एन एंडिवर टू विन, उसने जीतने का प्रयास किया। समझे? देखिए सेंटेंस में कैसे यूज है। नेक्स्ट वर्ड है फिक्टिशियस, काल्पनिक, मनगढ़ंत। ये क्या होता है जी? काल्पनिक या मनगढ़ंत, कुछ ऐसा चीज जो फिजिकली नहीं हो, जिसको आप देख नहीं रहे हैं, कल्पना करते हैं, मन में सोचते हैं। जैसे आप सोचते हैं ना, क्या बहुत आदमी, काश मैं राजा होता,
तो इस देश का भविष्य बदल देता है ना। इस बात को सोचिए कि कोई भी आदमी जब राजा बनता है ना, चाहे किसी राज्य का या देश का, तो अपने देश के भविष्य कम ही बदलता है, सबसे पहले अपने परिवार के भविष्य को बदलता है ना। देश का बदले बदले या ना बदले, परिवार का जरूर बदलता है। अगर इस चीज का आपको एग्जाम्पल लेना है तो छोटे जगह से उठाइए और बड़े जगह तक जाइए। सबसे पहले जाइए गांव में, जिसको आप वोट दिए होंगे मुखिया जी को, आपके परिवार का भविष्य बदला हो या न बदला हो, गांव में काम हुआ है ना हो, लेकिन मुखिया जी का भविष्य जरूर बदल जाता है। ठीक है जी। आप जिस विधायक को वोट देते हैं उस क्षेत्र का विकास हुआ हो ना हो, लेकिन विधायक जी का फैमिली 5 पीढ़ी जरूर सेट हो जाता है। काहे? अपने फैमिली का वो बदलता है। ठीक है जी। ये सब काल्पनिक है। आके आपके सामने में कल्पना वो क्या करते हैं, वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, एजेंडा लेके आता है क्या, कि हम जब बनेंगे ना भविष्य बदल देंगे, कल्पना करके दिखाते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं, आपको कम और अपने लिए ज्यादा करते हैं। ठीक है जी। और फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक। आप लोग सुने होंगे क्या कहता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और उससे भी अधिक अनुभवी, है ना। कवि कल्पना करते हैं क्या, कि बारिश होगी, फूल खिलेगा, उस पे भंवरा बैठेगा, उससे रस चूसेगा, है ना। कल्पना करता है। ठीक है, वो काल्पनिक होता है। अब देखिए इमेजनरी, इमेजनरी का मतलब भी होता है क्या, काल्पनिक। ठीक है। अनरियल यानी कि जो वास्तविक न हो, फिक्शनल, कल्पना करते हैं। ठीक है जी। सोते सोते बहुत आदमी कल्पना भी कर लेता है, हम करोड़पति बन जाएंगे, हो या ना हो, हम बहुत बड़े एक्टर बन जाएंगे। छोटा छोटा आदमी जो ना रील्स बनाना शुरू करते हैं ऐसे मुंह टेढ़ा करके, उसको भी लगता है हम बहुत बड़े एक्टर भी हो गए। अब जाके प्रोफाइल में लिखते हैं एक्टर राजा राजेश, है ना, एक्ट्रेस रानी। ठीक है, भले ही एक्शन आता हो ना हो, लेकिन कल्पना करते हैं वो। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, है ना। जो वास्तविक नहीं हो वही काल्पनिक होता है। जिस चीज को आप आंखों से नहीं देख रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, मनगढ़ंत है, वही काल्पनिक होता है। ठीक है जी। अब देखिए सेंटेंस में क्या है, द किड लाइक्स फिक्टिशियस स्टोरीज, द किड लाइक्स फिक्टिशियस स्टोरीज। बच्चे को काल्पनिक कहानियां पसंद है, बच्चे को काल्पनिक कहानियां पसंद। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको काल्पनिक कहानियां पसंद होता है। जैसे आप उसको, छोटा बच्चा 6 महीना का भी हो गया ना, ये 7 महीना 8 महीना को, उसको बैठा दीजिए, 6 महीना का बच्चा तो बैठता नहीं, ऐसे बेड पे लेटा हुआ एक कार्टून चला दीजिए, ऐसे 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 देखते रहेगा, कार्टून पर से नजर ही नहीं उसका हटता है। वो जो स्टोरी चलते रहता है काल्पनिक होता है। अभी तो टीवी है, पहले क्या होता था, छोटे बच्चे रहते थे तो उसमें क्या कहते हैं, बुजुर्ग आदमी लेते थे, सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब कहाँ है गब्बर, कौन है गब्बर, किसी को पता नहीं, लेकिन गब्बर के नाम से सब डरता था। ठीक है। चलिए आगे की ओर समझिए, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसे आप लोग बढ़िया से सुनिएगा, याद हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा अच्छा वर्ड है, जिसके आपको फ्री में ये ज्ञान मिल रहा है, तो इसे आप भी सुनिएगा। आज कोई पढ़ने वाले होगा तो उसे भी शेयर कर दीजिए, घर में छोटे बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ाइए खास करके। देखिए इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध या लोकप्रिय। अब ये जो वर्ड क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। अब देखिए लोकप्रिय कौन होता है ना, प्रसिद्ध कौन होता है, या तो कोई आदमी होता है। ठीक है जी। कोई जगह है वो भी फेमस प्लेस हो जाता है, प्रसिद्ध होता है। ठीक है, जहाँ पे आपके घूमने के लिए आप लोग जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स होता है क्या है, फेमस, जो कि हमेशा आप बातचीत में यूज करते हैं। अच्छा वो तो बहुत फेमस आदमी है, वो बहुत पॉपुलर आदमी है। पॉपुलर का भी मतलब होता है फेमस, लोकप्रिय, प्रसिद्ध। और रिनाउंड, है ना, ये खास करके रिनाउंड, फेमस पर्सनैलिटी किसके लिए यूज होता है, जो आपको बड़े बड़े एक्टर है, अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, है ना, विराट कोहली हो गए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए, जो फेमस पर्सनैलिटी सब है ना, उसके लिए आप ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं। नॉर्मल तो आप ये पॉपुलर फेमस यूज कर सकते हैं, उन लोगों के लिए रिनाउंड का यूज हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। अब क्या बताया आपको, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। अब बताइए सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, ये सब आदमी ही है ना, लकड़ी का नहीं ना बना हुआ है, ये सब आदमी है ना। तो किसी भी नाउन के विशेषता को जो बताया जाता है उसे ही एडजेक्टिव बोला जाता है। तो क्या हुआ, आदमी तो है, लेकिन क्या आदमी प्रसिद्ध है। जैसे कोई लड़की तो है, बोलिएगा रानी इज ए गर्ल, रानी एक लड़की है। अब बोल दिया रानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, रानी लड़की तो है, लेकिन रानी जो है बहुत ही सुंदर लड़की है। ठीक है, तो जब उसके क्वालिटी के बारे में, गुण के बारे में बताया जाता है, यानी आदमी तो है, लेकिन आदमी क्या है, प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, फेमस है, पॉपुलर है, रिनाउंड है। समझे इस चीज को, तो ये सारे के सारे चीज यूज किया जाता है। आप वीडियो लेक्चर को सिर्फ शुरू से अंत तक देखिएगा, देखिए बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा। अब क्या है, ही इज एन इमिनेंट सिंगर, वह एक प्रसिद्ध गायक है। जैसे मान लीजिए कौन कौन है प्रसिद्ध गायक, उदित नारायण का नाम ले लीजिए, है ना, लता मंगेशकर भी चली गई, काफी प्रसिद्ध है ना। कितना अच्छा अच्छा गाना था जो गाई थी, आवाज दे के मुझे तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ,
है ना, बहुत अच्छा अच्छा गाना था। और वही गाई थी, दुनिया में कुछ नहीं है मुश्किल, है ना, एक बार ठान लीजिए और सिर्फ एक बार मेरा कहना मान लीजिए। जब आदमी कोई भी चीज ठान लेता है तो जरूर होता है ना, मन में उसे दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है किसी को करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा स्पेलिंग में क्या है, आई होगा, NUMBI होगा, ठीक है, BING, नंबिंग। इसका मतलब क्या होता है, धोखा, छल। जैसे सौरभ के साथ छल हो गया, कौन छल किया, मुस्कान, है ना। तो सौरभ कहाँ गया था, इंग्लैंड, वहां पे पैसा कमाना था। वो काफी विश्वास करता था किसके ऊपर, मुस्कान के ऊपर। लेकिन मुस्कान क्या की, छल कर ली, किसके चलते, वो जो एक नशेड़ी था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था सर उसका, जिस साहिल, है ना, साहिल, साहिल पे विश्वास किया, सौरभ के साथ क्या कर ली, छल कर ली, ठीक है जी। तो आप भी अगर शादी करने वाले हैं तो थोड़ा एकदम सोच समझ के कीजिएगा, नहीं तो छल हो सकता है ना। क्योंकि वो जो प्राणी है उस पर बहुत कम ही आदमी विश्वास करते हैं, ठीक है जी। तो उसके साथ क्या हुआ, सौरभ के साथ छल हुआ, क्या छल हुआ, वो तो अपने खुशी से आए थे, सरप्राइज देने के लिए जा रहे हैं, है ना, वहां पे बर्थडे मनाना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद एकदम 15 पार्ट में डिवाइड, ठीक है, 15 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो विश्वास कीजिए, लेकिन इतना भी विश्वास मत कीजिए कि 15 भागों में बांटना पड़े, ठीक है। छल हुआ, धोखा हुआ, ठीक है जी। इसी को आप कैसे बोल सकते हैं, हॉक्स, फ्रॉड, फॉर्जरी, है ना, फॉर्जरी, जालसाजी। फॉर्जरी का भी मतलब, ये वर्ड तो बहुत फेमस है ना, हमेशा आप यूज कर सकते हैं फॉर्जरी। बचपन से आदमी, अरे ये सही नहीं है, फॉर्जरी है, ठीक है। फ्रॉड भी यूज करते हैं। अब इसी को आप क्या बोल सकते हैं, हॉक्स भी बोल सकते हैं, नंबिंग भी बोल सकते हैं। क्या है, सीज अनवेयर ऑफ देयर नंबंग, है ना, उसने छल से अनजान था, है ना। सौरभ क्या था, उसके छल से अनजान था, है ना, जो उसके साथ जो छल जो हुआ था, अनजान था। अगर जानता तो उसके साथ छल थोड़े होता, नहीं होता, अनजान था कि ये विश्वास करता था कि ये ऐसा नहीं कर सकती है। क्योंकि खास करके जब शादी के बाद होता है मैक्सिमम आदमी को कि पत्नी के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, है ना, लड़की भी बहुत ज्यादा विश्वास करती है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सौरभ के साथ ही घटना हुआ, बहुत समय ऐसा भी आया है कि लड़कियों के साथ भी घटना हुआ, बहुत ऐसे लड़के भी है कि उसको कर देते हैं। लेकिन दुनिया में अच्छा आदमी भी है, बुरा आदमी भी है, जो करता है करता है, आपको उससे सीख नहीं लेना है, जो अच्छा है बस उस चीज से सीख लेना चाहिए। लेकिन जो गलत हुआ है ना, उससे सतर्क रहना चाहिए, ठीक है जी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, आगे की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, हेरिटेज। हेरिटेज मतलब, देखिए हेरिटेज का मतलब क्या होता है, पैतृक संपत्ति, धरोहर, विरासत से मिली संपत्ति। देखिए जैसे अभी जो बना हुआ है, बहुत ऐसे चीज है जो पहले के राजा महाराजा बना के गए थे, वह क्या है अभी विरासत का संपत्ति। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है जी, या यहाँ पे कोई बड़े पुराने मंदिर है, ठीक है, जैसे तिरुपति बालाजी गए होंगे, या आप ताजमहल को लीजिए, है ना, रेड फोर्ट, लाल किला को लीजिए, ये क्या है, विरासत है से मिला हुआ सारा चीज है। अगर इस चीज को नहीं जानिए ना, तो आपके जो बाप का बपोती है ना, जो आपके दादाजी जो छोड़ के गए, वो भी आपके लिए विरासत ही है ना। अपने बिहार में बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जिसको विरासत से पॉलिटिक्स मिला है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप काफी समझदार हैं, ठीक है। जो आपके पैतृक संपत्ति जो पिताजी या दादाजी छोड़ के चले जाते हैं और आप जो निकम्मा हो जाते हैं ना, उसी को यूज करते हैं, तो उसे ही पैतृक संपत्ति बोला जाता है। लेकिन आपको निकम्मा नहीं होना है, जो दादाजी और पिताजी छोड़ के गए हैं, ठीक है जी, बस उसको और आगे बढ़ाना है, ठीक है। एक शायरी है, ठीक है, एक लाइन हम आप लोगों को सुनाना चाहेंगे। कहा गया है, लीक लीक गाड़ी चले लिक ही चले कपूत, लीक लीक गाड़ी चले लिक ही चले कपूत, लीक छोड़ के 3 चले सायर सिंह और सपूत। जैसे गाड़ी होता है ना, उस एक वह एक रास्ते से ही चलती है ना। और लीक लीक गाड़ी चले लिक ही चले कपूत, और एक रास्ता ऐसा होता है जो पुत्र, ऐसा होता है ना कि जो पहले से आ रहा है, बस उसी को एकदम जैसे तैसे चल रहे हैं, ठीक है, वैसे नहीं जाना है। अगर पिताजी कम भी किए तो आपको मेहनत करके उससे ज्यादा करना है। और क्या बोले, लीक छोड़ के 3 चले सायर सिंह और सपूत। जो सिंह होता है ना, शेर, जिस रास्ते से डेली गुजरा है, अगर उसी रास्ते से डेली गुजरेगा तो उसको शिकार नहीं मिलेगा, वहां पे दूसरा जानवर नहीं बैठेगा, उसको पता हो जाता है इस रास्ते से एकदम सिंह आ रहा है, हमको तो खा जाएगा। और जो शायर होता है, अगर एक ही शायरी को बार बार सुनाएगा ना, दर्शक ताली नहीं बजाएगा, उसको एकदम डिफरेंट टाइप का मसाला डालना पड़ता है, अलग अलग टाइप की शायरी सुनाते हैं। लीक छोड़ के 3 चले शायर सिंह और सपूत। अब सपूत पे आइए, जो पिताजी जितना कर देते हैं, जो ओरिजिनल में सपूत होते हैं ना, जो पुत्र होता है ना, वो बहुत सारा चीज करके जाते हैं, पिताजी जो किए उससे 4 गुना करके दिखाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पिताजी करके छोड़ दिए हैं, तो उसको
हटा देते हैं। यही लाइन था कि लिख लिख गाड़ी चले, लिख ही चले कपूत, लिख छोड़ के तीन चले, शायर सिंह और सपूत। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हेरिटेज। हेरिटेज का ही मतलब समझा रहे थे आपको, पैतृक संपत्ति, धरोहर, विरासत में मिली संपत्ति। अब यहाँ पे उसी को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, आप जो सिनोनिम्स है, लेगेसी, इनहेरिटेंस, जो विरासत से मिलता है, जो आपके पूर्वज आपके लिए छोड़ के चले गए हैं, उसी को आप हेरिटेज बोलते हैं, है ना। आपके दादाजी, दादाजी के जो पिताजी थे वो, या आपके पिताजी या आपके पापा जी, ऐसे बोलिए, समझिए, जो आपके लिए संपत्ति छोड़ के गए हैं उसी को इंग्लिश में आप हेरिटेज बोल सकते हैं। ठीक है जी। ये क्या है, नाउन है, जो संपत्ति छोड़ के गए होंगे, या यहाँ के राजा महाराजा जो अपने देश में छोड़ के गए हैं, कुछ ऐसा बना के गए हैं, उसका तो नाम है ना। जैसे ताजमहल ले लीजिए, या रेड फोर्ट ले लीजिए, बहुत बड़े मंदिर है, या नालंदा विश्वविद्यालय को ले लीजिए, ये सब क्या है, धरोहर है, विरासत से मिला हुआ है, तो सबका तो नाम है, नाम है तो नाउन है, इसलिए यह क्या हुआ, नाउन हुआ। एक एक चीज बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इंडिया हैज अ रिच कल्चरल हेरिटेज, भारत की समृद्धि या संस्कृति क्या है, विरासत है ना, विरासत है। भारत में बहुत ऐसा चीज है जो पुराने जमाने के लोग बना के गए हैं, छोड़ के गए हैं। ठीक है, सिर्फ उसको संभाल के रखना पड़ेगा यहाँ के नेताओं को, क्योंकि इस देश को सबसे पहले राजाओं ने लूटा और अभी नेताओं ने लूट रहा है। पता ही दिए, कल्पना करते हैं नेताजी कि हम अगर आएंगे तो आपका भविष्य बदल देंगे, लेकिन अपना भविष्य बदलते हैं, ठीक है, अपने परिवार का बदलते हैं, पब्लिक के लिए उतना खास नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए इंटरप्रेट है, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना। इससे पहले भी हम आप लोगों को बताए थे कि अगर इंग्लिश में कोई भी वर्ड बोलते हैं जिसका मीनिंग होता है हिंदी में क्या, ना, ठीक है जी, तो उसका मतलब क्या होता है, वो होता है क्या, वर्ड, वर्ब होता है ना। वर्ब क्या होता है, जब कोई भी आप काम करते हैं जो क्रिया होता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना। व्याख्या क्या कीजिएगा, कोई भी चीज है जिसे, जैसे हम आप लोगों को कोई भी चीज समझा रहे हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, बताते हैं, या आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, आपके जो सर होते हैं, जो आपके टीचर होते हैं, उसको एक एक चीज को बताते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं, क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक्सप्लेन है ना, बातचीत में आप लोग बोलते हैं ठीक है कि हम नहीं समझे, आप इसको फिर से एक्सप्लेन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए। तो इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, वर्णन करना, डिस्क्राइब भी बोल सकते हैं आप, एक्सप्लेन भी बोल सकते हैं। द टीचर बिगेन टू इंटरप्रेट द स्टोरी, द टीचर बिगेन टू इंटरप्रेट द स्टोरी, शिक्षक कहानी का व्याख्या करने लगा, शिक्षक कहानी का व्याख्या करने लगा। ठीक है जी। जब कोई भी टीचर आएंगे पढ़ाएंगे तो पहले जो है ना, वहां पे स्टोरी देखेंगे, फिर स्टोरी को वो पढ़ेंगे और आप लोगों को समझाना शुरू कर देंगे, बोलेंगे वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है ना, देयर वाज ए सेंट इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक साधु थे। ठीक है जी। तो वहां उसके बारे में बताना शुरू किए। ठीक है। तो जो टीचर हैं, जो शिक्षक है, किसी भी चीज के बारे में जो एक्सप्लेन करके बताते हैं, ठीक है, कोई भी आदमी जो आपको वर्णन करेंगे, बताएंगे, तो आपको समझना है। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, एक्सप्लेन भी बोल सकते हैं और डिस्क्राइब भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझे इसे। चलिए, जब समझ गए तो आगे की ओर बढ़ा जाए, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। उसमें देखते हैं क्या है, एक एक वर्ड बहुत ही बढ़िया है, फ्री में मिल रहा है, इसे समझिए बढ़िया से। अब देखिए होमेज, होमेज का मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि। ये तो आप हिंदी में सुने होंगे, श्रद्धांजलि या सम्मान, है ना, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है उसे समझिए। इसे ऑनर भी बोला जाता है और ट्रिब्यूट भी बोला जाता है, श्रद्धांजलि। आप देखे होंगे कोई भी घटना होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में खास करके होते रहे, पुलवामा का घटना हुआ था, है ना, उसमें क्या बहुत सारे सैनिक मरे थे, तो वहां से कोई सैनिक आते हैं, जब मरते हैं, जो प्रधानमंत्री है या जो उसी डिपार्टमेंट के डिफेंस से रिलेटेड जो भी आदमी होता है, या जो आदमी मरते हैं वहां पे बीएसएफ में, एसएसबी में रहते हैं, तो वहां पे आते हैं, तो क्या होता है, जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी है, पुष्प अर्पित करते हैं, या कोई भी नेताजी, कोई भी नेताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उसको श्रद्धांजलि देते हैं। मान लीजिए जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का जिस दिन मृत्यु हुआ था, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, श्रद्धांजलि देना। ठीक है जी, श्रद्धांजलि। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में, ट्रिब्यूट बोला जाता है या ऑनर बोला जाता है। अब इसे देखिए सेंटेंस में क्या यूज किया गया है, पीएम मोदी पेड होमेज टू द मार्टियर्स। मार्टियर्स का मतलब होता है शहीद। ठीक है, तो पीएम मोदी जी क्या किए, श्रद्धांजलि अर्पित किए, किसको, शहीद को, जो आदमी मर गए। शहीद कौन हुआ, जो मर गए, है ना, देश को बचाने के लिए जो अपना प्राण छोड़ दिए, है ना, तो वही क्या हो गए, शहीद हो गए। ठीक है जी। तो जो शहीद हुए तो उस पर क्या हुआ, पुष्प अर्पित किया गया, इसी को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इंग्लिश में होमेज बोला जाता है, ट्रिब्यूट बोला जाता है, ऑनर बोला जाता है, और हिंदी में श्रद्धांजलि या सम्मान बोला जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है प्रारंभ या शुरुआत भी आप बोल सकते हैं, प्रारंभ या शुरुआत,
ठीक है जी। अब इसे आप बोल सकते हैं कैसे कैसे, ओरिजिन, बिगनिंग, है ना, इनॉग्रेशन, उद्घाटन। जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, उस दिन उसका उद्घाटन होता है, शुरुआत होता है। ठीक है जी। जैसे कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है बना, और जिस दिन उसका इनॉग्रेशन होता है, कोई नेताजी जाते हैं, मंत्री जाते हैं, तो उद्घाटन होता है, इंसेप्शन होता है। तो किसी भी कार्यक्रम का या किसी भी चीज का जो शुरुआत होता है उसी क्या बोला जाता है, आप क्या बोल सकते हैं, आप इंसेप्शन बोल सकते हैं, ओरिजिन बोल सकते हैं, जहां से उसका उत्पत्ति होता है। ठीक है, बिगनिंग बोल सकते हैं, इनॉग्रेशन बोल सकते हैं। दे आर रेडी फॉर द इंसेप्शन ऑफ द रेस। वे लोग दौड़ की आरंभ के लिए तैयार हैं। जैसे दौड़ की आरंभ के लिए तैयार है करने का मतलब क्या, जैसे बिहार पुलिस का मान के चलिए आप एग्जाम दिया, दरोगा के एग्जाम दिया, आप फिजिकल देने के लिए गए, है ना, जिस टाइम में आपका दौड़ होता है एकदम लाइन में लगाएगा, बोलेगा, सीटी बजाएगा, अब बोलेगा 1 2 3, और आप दौड़ना शुरू कर देते हैं, इंसेप्शन यानी शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, समझे इसे। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है कैसे है। तो मेरी रूह को नींद दे, उसी बन गई हूँ तो जिंदगी। देखिए नेक्स्ट है इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब क्या होता है, घनिष्ठ। इंटीमेट का मतलब क्या होता है, घनिष्ठ, है ना, क्लोज, बोजम। घनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, बहुत ही दिल के गहरे, एक दूसरे से आप काफी इमोशनल हो गए, अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट जो होता है ना, भावनात्मक जुड़ाव, कि एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं, है ना। वो कहते हैं कि अभी ये है तो आप वही विश्वास करते हैं, अभी बोलते हैं अभी वो है तो आप उसी चीज पे विश्वास करते हैं, है ना। काफी क्लोज हो जाते हैं, काफी नजदीक हो जाते हैं, घनिष्ठ संबंध, क्लोज रिलेशनशिप। जैसे क्या होता था, जो मुस्कान जो थी सौरभ से नफरत की और साहिल के काफी क्लोज हो गई थी। देखिए आजकल मुस्कान और सौरभ काफी फेमस हो गई है। ठीक है, मुस्कान और सौरभ काफी फेमस हो गए, और अंदर में पहले जितना मजा किए अब अंदर में निकल रहा है। ठीक है जी। तो इंटीमेट का मतलब घनिष्ठ होता है, क्लोज हुआ, बॉजम हुआ। ठीक है जी। दे हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप, वह उनका क्या है, घनिष्ठ रिश्ता है, घनिष्ठ रिश्ता है, समझे, घनिष्ठ रिश्ता है। देखिए अब आगे की ओर चलिए, क्या है, लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है शिक्षित या विद्वान, कोई भी आदमी जो काफी शिक्षित हो, जो काफी पढ़े हुए हो। ठीक है जी, तो शिक्षित या विद्वान, एजुकेटेड, है ना, लर्न। ठीक है, ही इज ए लिटरेट पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी, वह हमारे समाज का क्या है, एक शिक्षित आदमी है, वह हमारे समाज का शिक्षित आदमी है। अब यहाँ पे लिटरेट यूज किए, आप सीधा समझिए, जब तक आपको वोकेबलरी का पता नहीं है तो इंग्लिश कैसे बोलिएगा, इंग्लिश कैसे लिखिएगा, इंग्लिश में कैसे स्कोर कीजिएगा, एक एक चीज को समझते चलिए आप। ठीक है जी। तो ही इज ए लिटरेट पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी, वह हमारे समाज का क्या है, एक शिक्षित आदमी है, वह हमारे समाज का क्या है, एक शिक्षित आदमी है। यहाँ पे क्या यूज किए, लिटरेट। आप हिंदी में बोलते हैं ना कि वह हमारे समाज का एक शिक्षित आदमी है, ही इज ए लिटरेट पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी। इससे पहले पढ़ाए थे फेमस, है ना, प्रसिद्ध। आप बोल सकते हो वह हमारे समाज का एक प्रसिद्ध आदमी है, क्या बोलिएगा, ही इज ए फेमस पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है जी। तो कैसे, आपको इंग्लिश का वर्ड मालूम है तो आप बढ़िया से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर भी बताए हैं और वोकेबलरी भी करा रहे हैं। ठीक है। तो अब आप लोगों को समझना क्या पड़ेगा, समझना ये पड़ेगा कि वोकेबलरी इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। वोकेबलरी जो है क्या है, इंग्लिश का बैकबोन है। आप इंग्लिश का स्ट्रक्चर पढ़िएगा, बेसिक ग्रामर पढ़िएगा, इंग्लिश का स्ट्रक्चर मालूम है, लेकिन जब तक वोकेबलरी नहीं मालूम है थोड़ा क्या होता है, परेशानी हो जाता है। और इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश में स्कोर करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा जानते हैं, बेसिक ग्रामर का नॉलेज है, फिर वोकेबलरी का नॉलेज है, तीसरा चीज क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका नॉलेज इनहेंस होगा। ठीक है जी। अभी का समय ऐसा आ गया है, जितना नवयुवक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सोशल मीडिया ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है उसके लिए। सोशल मीडिया पे बहुत सा ऐसा चीज है जहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन लेकर के आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, और सोशल मीडिया आपको बर्बाद भी कर सकता है। ठीक है जी। तो हम आपको बता दें, सोशल मीडिया का आप उस तरह से यूज मत कीजिए जहां पे आपको परेशानी होती है, क्या कि आपका टाइम किल होता है। यूज वहां पे कीजिए अगर आपका टाइम जाता है तो उसके बदले में आपको नॉलेज आ रहा है। जैसे ये आपका एजुकेशनल कंटेंट था,
एजुकेशनल कंटेंट मिलता है तो उसे आप जरूर देखिए, चाहे मेरा देखते हैं या किसी और का देखिए, लेकिन जरूर देखिए जहां से आपका नॉलेज इनहेंस होता है। क्योंकि आदमी की लाइफ में जो समय है बिल्कुल सीमित है, कब निकल जाता है कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए कहा गया है ना कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। जितना समय दिया है भगवान उसी को यूज कीजिए, मेहनत कीजिए और उसी में आप क्या बढ़िया से खुशहाल रहिए। वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। यूट्यूब पे भी मिलेगा, फेसबुक पे भी मिलेगा। और आपको बताते हैं नीचे में शेयर वाले बटन होता है, अगर फेसबुक पे आप देखते हैं थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, है ना, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे, ताकि हर किसी को सुनने के लिए और सीखने के लिए मिले। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।